हाय गाइस, आई एम विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो। और जैसा कि आपको पता होगा, फाइनेंशियल ईयर 1920 के इनकम टैक्स की रिटर्न के फॉर्म्स जो है वो आ चुके हैं और उसमें से ITR 1 जो होती है सैलरीड पर्संस के लिए, वो रिटर्न जो है ऑनलाइन भी अवेलेबल हो गई है। तो आप ऑनलाइन जाके ITR 1 फाइल कर सकते हैं। तो अगर आप सैलरीड पर्सन है, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है ITR 1 यानी सहज जिसको बोला जाता है उसको फाइल करने का। सेकंड पॉइंट, हमारे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए होते हैं इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के लिए। और लास्ट में आपको एक छोटा सा लाइव डेमो देके मैं दिखाऊंगा कैसे इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की जाती है। गाइस, सैलरीड पर्सन के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो प्लीज बने रहिए पूरी वीडियो में। चलिए गाइस, एलिजिबिलिटी को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला ITR 1 की एलिजिबिलिटी जो होती है, इनकम अप टू 50 लाख रुपए होनी चाहिए। अगर आपकी इनकम जो है वो पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1920 में मोर देन 50 लाख है, तब आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमारी दूसरी कंडीशन जो होती है वो होती है सोर्सेज। आपकी इनकम का जो सोर्स होना चाहिए, इनकम फ्रॉम सैलरी, आप इनकम फ्रॉम सैलरी की सारी इनकम दिखा सकते हैं ITR 1 के अंदर। दूसरा हमारा इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, ध्यान रखना है एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आप शो कर सकते हैं ITR 1 के अंदर। अगर उससे ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो आपको ITR 2 सेलेक्ट करनी है। और उसके साथ साथ एक चीज और ध्यान में रखनी है कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है जो पिछले साल का, वो आप ITR 1 के अंदर ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तीसरा सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो होते हैं, आपको बैंक FD से जो इनकम मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, और FD पे जो इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, वो सारा कवर होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। वो आप शो कर सकते हैं ITR 1 के अंदर। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपकी जो भी कैजुअल इनकम होती है, अगर आप लॉटरी से कोई टिकट जीतते हो, लॉटरी वगैरह से जो इनकम होती है, उस केस में आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हो। तो ये था एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया। चलिए अब देखते हैं कब आप ITR 1 सहज जो होता है वो फाइल नहीं कर सकते हैं। पहला पॉइंट, अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 5000 है, उस केस में आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हो। दूसरा, अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, उस डायरेक्टर के सिचुएशन में आपने अनलिस्टेड शेयर्स होल्ड किए हुए हैं उस कंपनी के, उस केस में भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हो। साथ के साथ जो नॉन रेजिडेंट पर्सन होते हैं और रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट पर्सन जो होते हैं, वो भी ITR 1 फाइल नहीं। आप फॉरेन में कोई एसेट होल्ड करते हो, उस सिचुएशन में भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर बात करें तो आपकी कोई PGBP की इनकम है, PGBP यानी जो आपको बिजनेस और प्रोफेशन से अगर कोई इनकम हो रही है, उस केस में भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हो। कैपिटल गेन की अगर आपको कोई इनकम होती है, लॉन्ग टर्म हो चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, आप कैपिटल गेन वाली सिचुएशन में भी ITR 1 का यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये था पूरा क्राइटेरिया ITR 1 यानी सहज को फाइल करने का। अगर मैं इसको समराइज करूं एक पॉइंट में, सो मोस्टली जो सैलरीड क्लास पर्सन होती है वो ITR 1 के अंदर कवर हो जाती है। चलिए गाइस, डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के लिए। देखिए, जब हम स्पेशली सैलरीड क्लास के पर्सन की बात करते हैं तो फॉर्म 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। फॉर्म 16 आपको चाहिए होता है जो कि आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड कराता है। फॉर्म 16 के अंदर आपकी सैलरी की डिटेल होती है और कितना उस पर टैक्स डिडक्ट हुआ है उसकी डिटेल होती है फॉर्म 16 के अंदर। तो आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है फॉर्म 16, आपके पास होना चाहिए इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के लिए। चलिए चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो होता है फॉर्म 26AS। आप इनकम टैक्स की वेबसाइट से ऑनलाइन जाके ई फाइलिंग के पोर्टल से फॉर्म 26AS को जनरेट कर सकते हैं। फॉर्म 26AS में बेसिकली आपकी TDS की डिटेल होती है। तो आपको उसमें यह चेक करना होता है कि जो TDS फॉर्म 16 में कटा हुआ है, क्या एक्चुअल में वो आपके 26AS में रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपको दोनों को जरूर मैच करना है, दोनों जरूर मैच होने चाहिए। जितना फॉर्म 16 में TDS डिडक्ट हुआ है उतना आपका 26AS में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। इसलिए हमको फॉर्म 26AS की जरूरत होती है।
तीसरा जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो होता है हाउसिंग लोन सर्टिफिकेट। अगर आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है तो आपको पता होगा हाउसिंग लोन की डिडक्शन मिलती है, प्रिंसिपल की डिडक्शन मिलती है आपको 80C के अंदर, और जो इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। तो आपको दोनों पोर्शन उसमें सेग्रीगेट होकर दिखाए गए होते हैं। जो हाउसिंग लोन सर्टिफिकेट होता है उसमें प्रिंसिपल आपका पूरा फाइनेंशियल ईयर में कितना आपने प्रिंसिपल रीपे किया है और कितना इंटरेस्ट रीपे किया है, वो सारी अमाउंट आपको हाउसिंग लोन सर्टिफिकेट से मिलती है। और ये सर्टिफिकेट आपको आपका बैंक प्रोवाइड करता है, जिस बैंक से आपने लोन को फाइनेंस करवाया है। तो बेसिकली आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है बैंक में, और बैंक आपको लोन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा देता है उस फाइनेंशियल ईयर का। चलिए लास्ट जो सबसे लास्ट डॉक्यूमेंट होता है वो होता है हमारा इनकम टैक्स डिडक्शंस की डिटेल। अगर आपने कोई LIC कराई है या कोई और डिडक्शन है आपकी 80C के अंदर या किसी और सेक्शन के अंदर जो कि आपने अपने एम्प्लॉयर को प्रोवाइड नहीं कराई थी पहले, बट आप अब उसकी अगर आपको डिडक्शन लेनी है तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने पड़ते हैं, जिससे कि आप अमाउंट इजीली फिल कर सके अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। मैं एक बार जल्दी से दोबारा रिपीट कर देता हूं। नंबर 1 जो होता है फॉर्म 16, नंबर 2 फॉर्म 26AS, नंबर 3 हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है हाउसिंग लोन सर्टिफिकेट, एंड लास्टली अगर कोई डिडक्शन सेपरेट अदर डिडक्शन आपने लिए तो उसके डॉक्यूमेंट्स। ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, एक सैलरीड पर्सन को चाहिए होते हैं अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए। चलिए गाइस, अब आपको ई फाइलिंग के ऑनलाइन पोर्टल पे लेके चलते हैं और वहां पे दिखाता हूं कैसे एक्चुअल में जो रिटर्न होती है इनकम टैक्स की वो फाइल की जाती है, जिससे कि आपको एक फेयर आइडिया मिल सके कि कैसे इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल किया जाता है। चलिए गाइस, आ चुके हैं अपने सिस्टम पे। अब आपको सिंपली जाना है इनकम टैक्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको सिंपली लॉगिन कर लेना है। अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो तो रजिस्टर कर लेना। अगर आपने पहले की हुई है फाइल तो लॉगिन हेयर पे क्लिक करना है सिंपली आपको, और अपने क्रेडेंशियल्स यहाँ पर डालने हैं और सिंपली इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद गाइस हमारा डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का होता है, जहां पर आपको सबसे पहले फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू टैक्स रिटर्न और फॉर्म। बट इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग पर जाने से पहले आपको बताता हूँ 26AS जो मैंने आपको बताया था वो कैसे चेक किया जाता है। आपको सिंपली माई अकाउंट में व्यू फॉर्म 26AS यहाँ पे क्लिक करना है ना। यहाँ पर आपको कंफर्म कर देना है। ये आपको दूसरी ट्रेसिस की वेबसाइट होती है TDS की, वहाँ पर लेके जाएगा। आपको अग्री करके इसको प्रोसीड कर देना है सिंपली। यहाँ पर नीचे आप देखोगे क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म यहाँ पर आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है सिंपली। अब ये जो आपका डैशबोर्ड ओपन हुआ है यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। सो गाइस देखो 90-20 के लिए अपना असेसमेंट ईयर होता है 20 एंड 21। तो असेसमेंट ईयर हमको 20 एंड 21 सेलेक्ट करना है। व्यू एज आपको कैसे देखना है, इसको HTML पे कर लेते हैं व्यू, या फिर डाउनलोड पे इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये डिटेल हमारी देखो सारी डिटेल दिखाने इसने स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर सारी डिटेल आपकी आ जाएगी, जितना आपका TDS डिडक्ट हुआ है, चाहे वो एम्प्लॉयर ने किया हो या किसी और ने किया है, बैंक ने किया है, वो सारा TDS आपका इस 26AS फॉर्म के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा। अब आपको करना है क्या, इसको अगर आपको सेव करना है तो एक्सपोर्ट एज PDF कर दो, सिंपली वो आपका सेव हो जाएगा। जहाँ पर भी आपको सेव करना है आप उसको सिंपली सेव कर लो, हमारा फॉर्म 26AS सेव हो जाएगा। आपके पास फॉर्म 26AS आ गया, फॉर्म 16 आपके पास ऑलरेडी है। अब चलते हैं सीधा अपने इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, डैशबोर्ड पे जाते हैं दोबारा से। यहाँ पर या तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक कर लो फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, या फिर यहाँ पर आज जो ई फाइलिंग दिख रहा है आपको, ई फाइलिंग वाली टैब, इसके अंदर क्या है, ई फाइलिंग के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न, कहीं पर भी क्लिक कर लो, दोनों सेम ही चीज़ है। इनकम टैक्स रिटर्न पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने ऐसे ही कुछ डैशबोर्ड ओपन होगा। असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट करना है, मैंने बताया फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए असेसमेंट ईयर कौन सा होता है, 20 एंड 21। तो आप सेलेक्ट कर लो सिंपली 20 एंड 21। उसके बाद में ITR फॉर्म, तो सैलरीड पर्सन हो आप तो सैलरीड पर्सन के लिए ITR 1, और वो ही अभी आया है, असेसमेंट ईयर 2021 का भी ITR 1 फॉर्म ही आया है। उसके बाद फाइलिंग टाइप आपको कैसे फाइल करना है, देखो फाइलिंग करने के लिए ना आप इसको ऑफलाइन भी फाइल कर सकते हो, एक्सेल की यूटिलिटी डाउनलोड कर लो या फिर जावा की यूटिलिटी डाउनलोड कर लो, लेकिन ना ITR 1 इतनी सिंपल होती है, उसमें ज़रूरत नहीं होती हमको ये सब कि हम यूटिलिटी डाउनलोड करें, वहाँ पर डेटा फीड करें, फिर उसका XML जनरेट करें। सीधा सीधा ना देखो 2 ऑप्शन देता है, ओरिजिनल रिटर्न
सबमिशन मोड देखो, या तो आप प्रिपेयर कर लो उसको ऑनलाइन या फिर अपलोड कर दो एक्सएमएल। तो एक्सएमएल वेक्सएमएल के झंझट में तो पढ़ना ही नहीं है, सिंपली ऑनलाइन ही कर देते हैं इसको, तो क्योंकि इसमें ज़्यादा डिटेल तो हमको डालनी नहीं होती। सहज का मतलब ही क्या होता है, ATR 1 का नाम ही है सहज, सहज मतलब सिंपल। तो प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन में पे करते हैं इसको जनरली। उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके जो बैंक अकाउंट्स है ना, ये प्रीवियस ईयर से डेटा उठा लेता है। जो आपका बैंक अकाउंट आपने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में डाला होगा, लास्ट जो आपकी रिटर्न होगी उसमें डाला होगा, वो वहाँ से उठा लेगा। तो आप सेलेक्ट कर लो जिसमें आपको रिफंड चाहिए। रिफंड वगैरह अगर आपका बनता है तो आपको कौन से अकाउंट में चाहिए। सपोज अगर मैंने 4 डाले होते हैं ना, तो मेरे 4 अकाउंट दिखा रहा होता है यहाँ पर। तो जिस अकाउंट पे मुझको रिफंड चाहिए, मैं क्या करूँगा, उसको सिंपली क्लिक कर लूँगा। मेरा तो एक ही है, तो एक पे मैंने क्लिक करके इसको कंटिन्यू कर दिया, अग्री करके इसको कंटिन्यू कर देते हैं। ये हमारा फॉर्म खुल जाएगा। अब इसको ना ऑनलाइन ही भरना होता है। देखो मैं सिंपली आपको ब्रीफली आइडिया दे देता हूँ। सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन दी हुई है, इंस्ट्रक्शन तो आप पढ़ लेना, आपको पढ़ना हो तो। दूसरा पार्ट ए में आप देखोगे जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई होती है। अब इसमें ना अगर आपने लास्ट ईयर रिटर्न भरी है तो ऑटोमेटिकली डेटा उठा लेगा। जैसे पैन नंबर इसने उठाया हुआ है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मेरा ऑटोमेटिक उठाया हुआ है, आधार नंबर ऑटोमेटिक, सारी डिटेल इसने उठाई हुई है। तो मेरे को कुछ फिल करने की जरूरत ही नहीं है। बस ध्यान रखना जो स्टार वाले फील्ड होते हैं वो आपके फिल होने चाहिए। अगर आप उसको स्किप कर दोगे तो रिटर्न आपकी फर्दर प्रोसेस नहीं हो पाएगी, फाइल नहीं हो पाएगी। तो सिंपली मेरे स्टार वाले फील्ड सारे फिल है। तो गाइस ये देखो फाइल्ड अंडर सेक्शन, इसका मतलब क्या होता है, सेक्शन 139(1), 139(4), 139(5) और 1192B। देखो अगर आप ऑन और बिफोर ड्यू डेट रिटर्न फाइल कर रहे हो तो 139(1) के अंदर जाती है वो। ड्यू डेट क्या होती है, वैसे तो 31 जुलाई होती है असेसमेंट ईयर का। तो अगर हम 1920 की बात करें तो उसकी ड्यू डेट 31 जुलाई 2020। लेकिन कोविड के चक्कर में गवर्नमेंट ने इस डेट को ना एक्सटेंड कर दिया, और मोस्ट प्रोबेबली ये वाली जो डेट है ना वो और एक्सटेंड भी हो सकती है। तो बस आपको ध्यान ये रखना है, जब भी आप इस रिटर्न को फाइल कर रहे हो, अगर आप उससे पहले कर रहे हो तो उसको 139(1) के अंदर फाइल करना है। ठीक है, तो सिंपली अभी तो हमारी ड्यू डेट आई नहीं है तो 139(1) को सेलेक्ट रहने देते हैं यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम और टैक्स में। तो ग्रॉस सैलरी, देखो ग्रॉस सैलरी आपको कहाँ से मिल जाएगी, सिंपली आपके फॉर्म नंबर 16 के अंदर ग्रॉस सैलरी होगी, वहाँ से आप उठा लेना। सैलरी की जितनी भी डिटेल है, आपका सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) ये आपकी फॉर्म 16 से आ जाएगा। वैल्यू ऑफ परक्विजिट फॉर्म 16 से आ जाएगी, और प्रॉफिट ये भी आपके जो सारी सैलरी की जो डिटेल्स होती है वो फॉर्म नंबर 16 से आ जाएंगी। सेकंड आता है टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है, लेट आउट कर रखी है या फिर डीम लेट आउट, अगर हाउस प्रॉपर्टी से आपको कोई इनकम होती है या आपने लोन ले रखा है उसकी डिडक्शन चाहिए होती है, तब आपको ये डिटेल फिल करनी होती है कि कितना आपका ग्रॉस रेंट कितना रिसीव हुआ, कितना आपने टैक्स पे करा है लोकल अथॉरिटीज़ को, जो एमसीडी वगैरह को टैक्स पे, म्यूनिसिपल टैक्स अथॉरिटीज़ को जो पे किया जाता है वो उसकी डिडक्शन मिलती है। एनुअल वैल्यू कितनी है, 30%, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है। इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरिंग कैपिटल, मैंने बताया था आपको पहले ही, जो इंटरेस्ट होता है जो बैंक से आपने लोन लिया होता है उसकी इंटरेस्ट आपको कहाँ मिल जाती है, हाउस प्रॉपर्टी के हेड के अंदर मिल जाती है। तो वो आपका यहाँ पर शो कर देना है आपको, जितना भी आपका इंटरेस्ट है वो आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। और अरियर्स वगैरह कोई मिला है आपको तो वो आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। तो आपकी टोटल आ जाएगी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। और तीसरा आपका होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मैंने आपको पहले ही बताया था 3 सोर्सेज की इनकम हम खाली जो सैलरीड पर्सन की ITR 1 होती है 3 सोर्सेज की इनकम से डील करते हैं। पहला था हमारा सैलरी, दूसरी थी हमारी हाउस प्रॉपर्टी और तीसरी थी हमारी अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में क्या दिखाना होता है, जो भी आपको मिला है, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिला है या फिर इंटरेस्ट डिपॉजिट मिला है बैंक पे, इंटरेस्ट इनकम टैक्स रिफंड का जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी आपका अदर सोर्सेज में चार्जेबल होता है। फैमिली पेंशन अगर मिली है और या फिर कोई और मिला है, लेकिन कोई और में ध्यान रखना, मैंने आपको पहले बताया था कैजुअल वाला नहीं आता है इसके अंदर। कैजुअल वाला कौन सा होता है, जो कैजुअल जो हमारी लॉटरी वगैरह से विनिंग हुई है या कोई जैकपॉट लग गया, वो उस केस में आप ये वाली रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। अगर आपकी वो इनकम है तो ITR 2 भर लो आप, फिर आपके लिए ITR 1 एप्लीकेबल नहीं है। चलिए, बाकी नॉर्मल अगर आपका इंटरेस्ट वगैरह है तो यहाँ पर जो भी अमाउंट है सेलेक्ट कर लो और अमाउंट को मेंशन कर दो। आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, जो ये 3 हेड है, 3 हेड का टोटल होकर ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा। चलिए, पार्ट सी में हमको डिडक्शन की डिटेल भरनी होती है, लेकिन डिडक्शन की डिटेल भरते टाइम ना आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि फाइनेंशियल ईयर 1920 में गवर्नमेंट ने एक चीज़ बोली कि आप ना 30 जून तक इन्वेस्टमेंट करोगे, उसकी भी डिडक्शन आपको लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मिल जाएगी। यानी अगर आप 30 जून तक, वैसे तो देखो नॉर्मल प्रोविजन क्या बोलता है, लॉ का नॉर्मल प्रोविजन बोलता है आपने 31 तारीख तक जो करी है, 31 मार्च 2020 तक जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है उसकी डिडक्शन आपको मिलेगी
सेक्शन 80C के अंदर, इन सेक्शंस के अंदर। लेकिन कोविड के चक्कर में ना गवर्नमेंट ने इस डेट को एक्सटेंड कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा अगर आप 30 जून तक, देखो लिखा हुआ है ना 1/4 से लेकर 30 जून तक अगर आपने करी है तो आपको यहाँ पर येस सेलेक्ट करना है। बट अभी येस क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अभी तो 30 जून कंप्लीट ही नहीं हुई है। जब 30 जून कंप्लीट हो जाएगी तो आपको यहाँ पर येस कर देना है, और येस करने के बाद में आपको एक शेड्यूल है एक्स्ट्रा, शेड्यूल DI, देखो अभी दिखाएंगे, उस पर भी चलेंगे। शेड्यूल DI ये दिख रहा है, इसको फिल करना होगा। चलिए, बट अभी क्योंकि अभी आई नहीं है, अभी हम 30 जून से पहले ही रिटर्न फाइलिंग के प्रोसेस को देख रहे हैं, तो अभी यहाँ पर कुछ येस और नो सेलेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि अभी तो डेट ही ओवर नहीं हुई है। तो जो भी आपके 80C की डिडक्शंस हैं, ये सारी डिडक्शन भी ना मोस्टली आपको फॉर्म 16 के अंदर मिल जाएंगी। फॉर्म 16 में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी ये वाली। लेकिन फिर भी अगर आपने कोई एम्प्लॉयर को आपने कोई डिडक्शन नहीं दी थी, लेट्स सपोज कोई LIC है जो आपने बाद में कराई है, एम्प्लॉयर को उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया आपने, तो उसकी डिडक्शन आप एक्स्ट्रा यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आपकी डिडक्शन आ जाएगी। उसके बाद ये टैक्स वगैरह तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। देखो एग्रीकल्चर की इनकम अगर 5000 तक है तो वो एग्जम्प्ट होती है, वो टैक्सेबल नहीं होती। लेकिन 5000 तक है तभी आप ये फॉर्म यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उससे ज़्यादा है तो फॉर्म नंबर 2 होता है। लेकिन सैलरीड पर्सन की एग्रीकल्चर से इनकम वैसे नॉर्मली आती ही नहीं है। चलिए, फिर भी पार्ट D हमारा ये तो अपने ऑटो कंप्यूटेड होता है, इसमें हमको कुछ नहीं करना होता, अपने आप कंप्यूट हो जाता है वो। ठीक है, ये वाला फॉर्म हमारा हो गया कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स। नेक्स्ट चलते हैं टैक्स डिटेल की बात करते हैं। तो नेक्स्ट वाले टैक्स डिटेल के अंदर देखो, टैक्स डिटेल में आपको 10 नंबर लिखना है। एम्प्लॉयर ने जो आपका टैक्स काटा हुआ है ना, वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। यहाँ पे उसको आपका 10 नंबर मेंशन करना है। 10 नंबर, ये फॉर्म 16 के अंदर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। फॉर्म 16 के अंदर आपको 10 नंबर मिल जाएगा, नेम ऑफ डायरेक्टर मिल जाएगा, और इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी मिल जाएगी, और TDS कितना काटा है वो यहाँ पर आप सिंपली मेंशन कर दो। उसके अलावा अगर आपका कोई TDS कटा है तो उसके लिए फॉर्म 16A होता है। सपोज आपका बैंक में आपकी FD थी, तो बैंक ने आपका इंटरेस्ट जो ज़्यादा बन रहा था, तो बैंक ने उस इंटरेस्ट पर जो है वो काटा है, आपका TDS काटा है, तो वो आपका इस वाले उसमें आता है शेड्यूल, ये है ना शेड्यूल TDS 2 फॉर्म 16A, वो आपको बैंक इशू करता है। वो यहाँ पर आपको उसकी डिटेल लिखनी होती है कि 10 नंबर क्या है, नेम ऑफ डिडक्टर, ग्रॉस रिसिप्ट, ईयर कौन सा, कितना TDS उस पर डिडक्ट किया है। उसके अलावा अगर आपका TCS वगैरह कुछ हुआ है, आपने कोई एडवांस टैक्स पे किया या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है, तो उसकी डिटेल यहाँ पर आती है। BRS कोड आपको मेंशन करना है। ये आपका जो चालान होता है, चालान के ऊपर ये डिटेल मेंशन होती है। BRS कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर, कितना आपने टैक्स पे करा, वो यहाँ पर ऐड करना है। तो जितनी आपकी टैक्स की डिटेल होती है, टैक्स देखो सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो गया, TDS टैक्स हो गया और TCS हो गया, इन सब की इंफॉर्मेशन आती है टैक्स डिटेल्स के अंदर। ये डिटेल फिल करने के बाद नेक्स्ट हमारा होता है टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन। अब इसमें ये वाले जो कॉलम्स होते हैं ना, ये अपने आप हमने टैक्स डिटेल भरी थी, वहाँ से अभी तो 0 आ रहा है क्योंकि मैंने अभी डिटेल कोई फाइल नहीं करी है। लेकिन डिटेल जैसे ही मैं फिल करूँगा ना, वैसे ही ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर उठा लेगा कितना आपने एडवांस टैक्स पे किया, कितना सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया, कितना TDS क्लेम कर रहे हैं, और टोटल TCS आपने कितना क्लेम किया है। तो टोटल टैक्स पेड आपका यहाँ पर आ जाएगा। और अमाउंट पेबल कहाँ से आएगी? अमाउंट पेबल आएगी टैक्स कंप्यूटेशन सीट से, अमाउंट पेबल आ जाएगी, और टोटल टैक्स पेड आपका टैक्स डिटेल से आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आपका टैक्स ज़्यादा आपने पे कर रखा है, टैक्स आपका बनता कम है, आपका TDS ज़्यादा डिडक्ट हुआ है, या फिर आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स ज़्यादा पे किया हुआ है, तो उतना आपका रिफंड आ जाता है। सिंपली यहाँ पर जितना भी रिफंड होगा वो रिफंड आ जाएगा। उसके बाद नीचे आपको पार्ट E में क्या सेलेक्ट करना है, जितने भी आपके बैंक डिटेल हैं। ध्यान रखना, गवर्नमेंट ने ना ये मैंडेटरी कर दिया कि आपको अपने सारे बैंक अकाउंट्स को डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में, वरना पेनल्टी लगती है 10,000 रुपीज़ की। एज पर लॉ मैं बात कर रहा हूँ, बाकी प्रैक्टिकली आप जानते ही हो। तो जितने आपके बैंक अकाउंट है वो आप यहाँ पर ऐड कर लेना, और जितना भी आपको रिफंड लेना है सेलेक्ट, जिस अकाउंट में आपको रिफंड लेना है उस पर यहाँ पर टिक कर देना। मेरा एक ही अकाउंट है तो उसी पर ऑटोमेटिक इसने ऑटो टिक किया हुआ है। लास्ट में वेरिफिकेशन में आपको वेरिफिकेशन अपनी डिटेल डालनी है, पैन नंबर और प्लेस आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद में जिस मेथड से आप उसको सबमिट करना चाहते हो, E-वेरीफाई, वैसे जनरली आजकल E-वेरीफाई हो जाता है आधार OTP से, तो आप उसको सिंपली E-वेरीफाई कर सकते हो। देन लास्ट में आपको करना है क्या है, सब कुछ करने के बाद प्रीव्यू एंड सबमिट पे इसको क्लिक कर देना है सिंपली, एंड सबमिट करके आपको सबमिट करने के बाद इसको E-वेरीफाई जरूर करना है। ध्यान रखना, आपका जो आधार से OTP मोबाइल नंबर लिंक्ड होता है उस पर एक OTP जाता है, उसके थ्रू ये पूरा जो है वो
ई वेरीफाई हो जाता है, और इतना, और उसके बाद आपकी जो ITR की एक्नॉलेजमेंट होती है वो जनरेट हो जाती है। तो इतना सिंपल प्रोसेस होता है ITR 1 को फाइल करने का और ऑनलाइन कंप्लीट फाइलिंग का। Hope so guys you find the video informative. Thank you so much for watching. Have a great time.